हाय हेलो एवरीवन। सो बेक्टर फूड के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसका ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल क्या ग्रोथ वगैरह इस कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बेक्टर फूड का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो इनके दो मेन सेगमेंट है। एक है बिस्किट्स का एंड एक बेकरी का। वैसे एक और सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, बट उससे हार्डली 4% के आसपास ही रेवेन्यू आता है कंपनी का। तो मेन जो दो सेगमेंट है इनके वो बिस्किट्स एंड बेकरी के है। बिस्किट्स के अंदर इस कंपनी का ब्रांड है क्रीमिका के नाम से, जिसमें कंपनी लोअर रेंज बिस्किट से लेकर के जो हायर रेंज प्रीमियम रेंज के जो कुकीज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो बेकरी का सेगमेंट है इनका, उसमें कंपनी इंग्लिश ओवन के नाम से मेनली प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर फोकस रहता है इनका बेकरी सेगमेंट के अंदर। प्लस एक एक्सपोर्ट वाला डिवीजन भी है इनका, तो एक्सपोर्ट से भी अभी कुछ खास रेवेन्यू आता नहीं है, बट वहां पे भी फोकस है। कंपनी का कहना है कि जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है हमारा वो मेन लाइन ऑफ बिजनेस की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं एंड काफी ज्यादा फोकस है मैनेजमेंट का भी कि एक्सपोर्ट वाले डिवीजन को भी आगे ग्रो किया जाए। नाउ अगर आप बिस्किट के रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को देखोगे तो 57% रेवेन्यू कंपनी का बिस्किट से आता है एंड 37% रेवेन्यू जो है वो कंपनी का बेकरी वाले सेगमेंट से आता है। अब बिस्किट्स में कंपनी ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट करी है पिछले कुछ टाइम में। आई मीन अगर आप इनके लॉन्चेस भी देखोगे तो इन्होंने नए नए सेगमेंट्स के अंदर लॉन्च किया है। जैसे ब्रिटानिया का आप डाइजेस्टिव बिस्किट देखते थे, सिमिलरली क्रीमिका ने भी अब खुद के नाम से क्रीमिका के ब्रांड से डाइजेस्टिव बिस्किट्स के अंदर एंटर किया है। प्लस जो हाई रेंज कुकीज होती है चॉकलेट कुकीज, उसके अंदर भी कंपनी ने अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज किया है। सिमिलरली बेकरी वाले सेगमेंट के अंदर भी इन्होंने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। सो बेकरी में एक्चुअली इनका दो सेगमेंट है बेकरी के अंदर भी। एक तो B2C है जिसमें ये डायरेक्टली रिटेल आउटलेट्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करती है। दूसरा इनका B2B सेगमेंट है। अब B2B सेगमेंट में जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, बेसिकली इंडिया में जितने भी आप बड़े बड़े QSR प्लेयर्स देखते हो, जिसमें डोमिनोज है, KFC है, पिज्जा हट है, मैकडी है, सो ये सारी कंपनीज जो है ये बेक्टर के क्लाइंट्स हैं। बेक्टर इनको जो QSR स्पेस में जो सेमी कुक्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी सप्लाई करता है, जिसमें आपका बन वगैरह पिज्जा का जो बेस होता है, मैकडोनल्ड का जो आप मैकपफ देखते हो, सो ये सारे प्रोडक्ट्स बेक्टर इनको सप्लाई करता है। एंड एक्चुअली इंडिया के अंदर बेक्टर टॉप 2 सप्लायर में आता है QSR प्लेयर्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा डिवीजन है इस कंपनी के लिए। सो ये भी काफी अच्छा कर रहा है रिसेंट टाइम में। तो ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल है। देन ये कंपनी पंजाब से स्टार्ट हुई थी एंड ग्रेजुअली इन्होंने J&K में, हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन किया है। और लास्ट 2 साल में अगर आप इस कंपनी को देखते हो तो बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपेंशन किया है। लाइक कंपनी ने मार्च 2022 के बाद ये गाइडेंस दिया था कि उस टाइम पे 1,60,000 इनके टोटल आउटलेट्स हैं। सो उसको ये इंक्रीज करने को देख रहे थे, डबल मतलब डबल करने का टारगेट था इनका अगले 2 साल के अंदर। एंड आज अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3,20,000 टोटल आउटलेट्स हैं इस कंपनी के। तो एक्सपेंशन काफी अच्छा रहा है। प्लस अगर हम रीजन वाइज भी देखें तो कंपनी ने लास्ट ईयर वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स के अंदर एंटर किया था, जहां पे इन्होंने मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, इन 3 सिटीज के अंदर इनिशियली अपने प्रेजेंस को इंक्रीज किया। बट उसके बाद पूरे FY24 के अंदर इन्होंने 15 और नई सिटीज के अंदर वहां पे अपना प्रेजेंस इंक्रीज किया है। तो एक्सपेंशन लगातार बढ़ाते जा रही है ये कंपनी एंड साथ में अपना जो प्रोडक्ट रेंज है उसको भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई करती चली जा रही है। तो अच्छा ओवरऑल बिजनेस फेस है कंपनी का। नाउ अगर हम नंबर्स देखें कैसे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए, तो फोर्थ क्वार्टर में अगर आप इनका रेवेन्यू देखते हो तो ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ आई है कंपनी की। अगेन वो प्रॉब्लम तो है ही, अगर एज ए इन्वेस्टर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो इस कंपनी की 30-40% की ग्रोथ रहती थी, एक जो बीच में फेज था इस कंपनी का जहां पे ये 25-30-35% की ग्रोथ से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा था ये बिजनेस। सो वो उस लेवल की ग्रोथ अब कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही है। एंड एक्चुअल में मैनेजमेंट ने उसी टाइम पे ये गाइडेंस दिया था कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ गाइडेंस है वो मिड टीन का है। एंड आज भी अगर आप मैनेजमेंट को सुनोगे तो उनका गाइडेंस वही है, वो मिड टीन का ग्रोथ नंबर ही गाइड कर रहे हैं। सो वहां से आपने देखा कि ग्रोथ में काफी ज्यादा डिक्लाइन आया, 30% से 25%, 20%। एंड आज अगर हम देख रहे हैं तो 17-18% पे कंपनी ग्रो कर रहा है। सिमिलरली मार्केट ने भी उसी तरीके से इसकी वैल्यूएशन को एडजस्ट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली जब एज अ बिजनेस आप 30%, 40% पे ग्रो कर रहे हो तो मार्केट भी आपको उस तरीके का वैल्यूएशन देखता है। देन लास्ट अगर आप 6 मंथ्स का या 2-3 क्वार्टर का इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ गिरी है, वैसे हमने देखा है कि स्टॉक में भी कुछ खास रिवॉर्ड मिला नहीं है मार्केट की तरफ से, बिकॉज पीई री रेटिंग इस स्टॉक का पहले ही हो चुका था। ऑलमोस्ट 50-55 के रेंज में ये स्टॉक इसका पीई अभी रेंज कर रहा है। सो वो चीज जो बड़ा ग्रोथ फेस था इस कंपनी का वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ से एज अ रैशनल इन्वेस्टर जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी वो यही 17-18% के आसपास होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट कंपनी वो डिलीवर भी कर रही है, हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं 17-18% की ग्रोथ जो है वो बिजनेस बहुत आराम से डिलीवर कर रहा है। देन अगर हम मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन में अगेन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है।
तो लास्ट क्वार्टर में इनका अराउंड 14% के आसपास मार्जिन थे। इस क्वार्टर में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हुई है, 14.5% के आसपास के मार्जिन आए हैं इनके। इनफैक्ट अगर आप पूरे FY24 में देखोगे तो कंपनी का मार्जिन ऑलमोस्ट 2% से बढ़ा है। लास्ट ईयर इनका मार्जिन 13% था, इस FY24 के अंदर इनके मार्जिन बढ़ करके 15% पे आ गया। तो मार्जिन में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। एंड क्योंकि इनका मार्जिन इंक्रीज हुआ है तो इसका अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला ही है कंपनी को। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पूरे FY24 में 56% से ग्रो हुआ है। एंड अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो इसमें भी 22% की ग्रोथ आई है कंपनी के पैट के अंदर। तो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिल रहा है इस कंपनी को। देन मार्जिन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वार्टर में जो फेस्टिव क्वार्टर था दिवाली वगैरह का, तो उसमें कंपटीशन इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एंड वहां पे मैनेजमेंट ने कहा था कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग करी थी। मतलब वहां पे ऑफर्स वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह, या फिर जो एक्स्ट्रा ग्रामेज देती हैं कंपनीज, वो सारी चीजें देना स्टार्ट किया था इनके कॉम्पिटिटर्स ने। तो वो फोर्सफुली आपको भी फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज मार्केट शेयर लूज करना तो कोई भी बिजनेस प्रेफर नहीं करेगा। तो उस थर्ड क्वार्टर में इन्होंने भी थोड़ा सा डिस्काउंटिंग वगैरह करा था, जिसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़े से इंपैक्ट हुए थे। बट बेकरी वाले सेगमेंट में कंपनी ने सेलेक्टिवली कुछ कुछ रीजंस के अंदर थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया था। एंड वहां पे मैनेजमेंट ने कहा था कि इनको थोड़ा सा माइनर सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने मार्जिन के अंदर फोर्थ क्वार्टर में। तो अगर आप थर्ड क्वार्टर के मार्जिन को फोर्थ क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो एक्चुअली थोड़ा सा 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का मार्जिन में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। तो मार्जिन अच्छा खासा है इस कंपनी का। एंड लॉन्ग टर्म भी इस कंपनी का गाइडेंस है कि 14 से 15% के बीच में इस कंपनी के मार्जिन जो है वो रेंज में रहेंगे, इसी रेंज के अंदर। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे डिलीवर किए हैं इस कंपनी ने। देन अगर हम आगे का एक्सपेंशन प्लान देखें इस कंपनी का, तो अगर आप इनका केपेक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले 1-2 साल के अंदर कंपनी ने लगभग 500-550 करोड़ का केपेक्स किया है, जिसमें से इन्होंने राजपुरा में, MP में, दिल्ली NCR के अंदर एंड महाराष्ट्र एंड कोलकाता के अंदर काफी सारी जगह पे अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इन्होंने बिल्ड करने का प्लान करा है। जिसमें से दिल्ली NCR में जो उनका प्लांट था वो लास्ट क्वार्टर में ऑपरेशनलाइज हो गया, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो इससे एक बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा इस कंपनी को कि पहले जो ये दिल्ली NCR के अंदर जो अपना बेकरी का बिजनेस जो एक्सपैंड कर रहे थे, सो उसका जो सप्लाई है वो डायरेक्टली पंजाब से आ रहा था। तो उसमें आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, प्लस जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इससे क्या होगा कि कंपनी दिल्ली NCR का मार्केट तो अच्छे से कवर कर ही सकती है, प्लस जो इसके आसपास के रीजन्स है वहां पे भी कंपनी अपना नया मार्केट टैप कर सकती है, वहां पे भी एक्सपैंड कर सकती है। तो एक ग्रोथ में और कॉस्ट कटिंग वगैरह में कंपनी को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। प्लस दिल्ली NCR में आज के टाइम पे हार्डली 55-60% ही इस कंपनी ने मार्केट पूरा कवर किया हुआ है। तो अभी भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, सिर्फ इसी स्टेट की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मार्केट इस कंपनी के पास दिल्ली NCR के अंदर भी है कवर करने को। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। एंड इसके अलावा जो बाकी के इनके बिस्किट्स के और बेकरी वगैरह के जो प्लांट है वो एक्सपेक्टेड है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर FY25 के अंदर वो उनका प्रोडक्शन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे एक्चुअली बेक्टर की जो बिस्किट वाला जो बिजनेस है इसका टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। एंड जो बेकरी वाला बिजनेस है उसकी कैपेसिटी 35 से 40% बढ़ जाएगी। तो इससे हमको ये समझ आता है कि कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बिस्किट के अंदर डबल होने वाला है और बेकरी के अंदर भी बढ़ जाएगा। प्लस इससे होगा क्या, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी सदर्न और वेस्टर्न रीजन के अंदर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, तो वहां से जो फ्रेश डिमांड आएगी, जो इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी, उसको केटर करने के लिए इन्होंने अपना जो सप्लाई साइड है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। तो वो चीज कंपनी की रेडी है एंड यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी स्टेबली आगे कर सकता है। प्लस अगर आप एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट भी देखोगे तो कंपनी का आज के टाइम पे वॉलमार्ट के साथ में थोड़ा बहुत बिजनेस आता है, लेकिन इनका टारगेट है कि वॉलमार्ट के जो डेली यूज प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगर कोई बड़ी डील इस कंपनी को मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पूल इस कंपनी का एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस साथ में अपने ब्रांडिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है बेक्टर। लाइक अगर आप देखोगे तो इन्होंने करीना कपूर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है एंड आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास टोटल स्पेंड करते हैं अपने मार्केटिंग का। पहले ये 2-2.5% होता था। मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको आगे चल के 4.5-5% तक लेके जाना है। मतलब टोटल रेवेन्यू का 4 से 5% कंपनी अपने ब्रांडिंग के ऊपर, अपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करेगी। बिकॉज ऑब्वियसली कंज्यूमर बिजनेस में या B2C बिजनेस में आप देखोगे कि ब्रांडिंग वगैरह के ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली फोकस करना पड़ता है एंड वहां पे बेक्टर अभी पिछले कुछ टाइम से काफी एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। सो ये इससे इनके ग्रोथ में, एक्सपेंशन में और ज्यादा हेल्प मिलेगा कंपनी को। प्रीमियमाइजेशन एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है क्योंकि बेक्टर इंक्रीमेंटल जो जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो प्रीमियम रेंज के अंदर कर रहा है। अगर आप कंपनी का प्रीमियमाइजेशन देखोगे तो इस पूरे FY24 के अंदर
ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ आई है कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स में। एंड आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 34-35% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है। तो उसका मतलब क्या कि कंपनी हाई रेंज के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है और उसको कंज्यूमर की तरफ से एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है, डिमांड भी अच्छी है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है किसी भी बिजनेस के लिए। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है, ग्रोथ भी अच्छा खासा डिलीवर कर रही है एंड नए नए एक्सपेंशन फेज हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये एक्सपैंड भी कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो या मार्केटिंग हो। सो सारी चीजें अच्छी चल रही है कंपनी की। हाँ, एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप इस कंपनी से अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि वो 30-40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंट होगे, बिकॉज ये वो फास्ट ग्रोर वाला बिजनेस नहीं है जैसे हमने नुवामा की बात करी है या फिर हमने एंजल वन की बात करी है जो 30-40% की रेट से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। वैसी ग्रोथ आप इस कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यस, कंज्यूमर बिजनेस है एंड कंज्यूमर बिजनेस में वी ऑल नो कि इंडिया का अगला 10-15 साल काफी अच्छा रहने वाला है, ये पूरा फेज। उसमें वेक्टर एक बहुत अच्छा प्ले बनता है, बिकॉज सस्टेनेबली ये कंपनी काफी आराम से 18-20% के लेवल की ग्रोथ डिलीवर कर सकती है, जो कि ये लास्ट काफी टाइम से कर भी रही है। एंड आगे का भी अगर आप इस मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन देखोगे तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी 18-20% के आसपास के ग्रोथ को मेंटेन कर सकती है। ऑब्वियसली उसको हमें ट्रैक तो करना ही है, लेकिन जिस लेवल का मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 6-7 हजार करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, वीजा वीज जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ब्रिटानिया, वो ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप है उस कंपनी का। तो बहुत बड़ा गैप है, साइज की अपॉर्चुनिटी की साइज बहुत बड़ी है इस कंपनी के पास में। तो 18-20% सस्टेनेबली ये कंपनी कर सकता है। पीई एक्सपेंशन वाला या पीई री रेटिंग वाला प्ले भी नहीं बनता है वेक्टर, बिकॉज ऑलरेडी इस स्टॉक का पी 50-55 के आसपास है। सो अनटिल एंड अनलेस अगर इसका ग्रोथ एकदम से 30-35-40% पे नहीं आता है, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है करंट सिनेरियो को देखते हुए, तो पीई भी इसका इसी रेंज में रहेगा। तो जो भी ग्रोथ आएगी इस कंपनी की वो अर्निंग ग्रोथ के ऊपर आएगी, मतलब जो भी आप स्टॉक में मूवमेंट वगैरह देखोगे वो डिपेंड होगा इसके अर्निंग ग्रोथ के ऊपर। एंड अर्निंग क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस है तो सस्टेनेबल रहनी चाहिए। सो 18-20% का ग्रोथ हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आगे ट्रैक करते हैं, अभी कौन कॉल होगा तो उसमें हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मैनेजमेंट जो है वो FY25 के लिए किन रीजंस में आगे टारगेट कर रहा है, क्या एक्सपेंशन उनका प्लान है अगले 1 से 2 साल के लिए। सो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड ये ओवरऑल एनालिसिस था वेक्टर के ऊपर। बाकी आपके जो भी डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।